खबर अब सिर्फ स्टूडियो तक सीमित नहीं होगी। खबर अब शहर, हर गली और हर जमीन से होगी। अब देश देखेगा सबसे तेज, सबसे बड़ा नेटवर्क। दिल्ली से लेकर पूर्वांचल तक, पश्चिमी यूपी से लेकर पहाड़ों तक, हर खबर अब सीधे ग्राउंड जीरो से। मैं लखनऊ से शिव कृपाल मिश्रा, यूपी की राजनीति का केंद्र, हर बड़े फैसले की अंदरूनी खबर। मैं लखनऊ से संजीव सिंह, सियासत की हर चाल और हर हलचल, ग्राउंड जीरो से सीधी और बेबाक रिपोर्ट। मैं आगरा से अरुण श्रीवास्तव, इतिहास की नगरी में बदलते हालात, हर खबर सबसे पहले आपके पास। मैं गोरखपुर से रामशंकर यादव, पूर्वांचल की हर बड़ी खबर जमीनी हकीकत के साथ। मैं झांसी से तारिक इकबाल, बुंदेलखंड की धरती से हर मुद्दे की बेबाक रिपोर्ट। मैं नोएडा से निकिता नगुन्ना, एनसीआर की कॉर्पोरेट और क्राइम की दुनिया, हर अपडेट सबसे तेज। गाजियाबाद से मैं जितेंद्र भाटी, तेजी से बदलते शहर की हर खबर, हर ब्रेकिंग से आपको कराऊंगा रूबरू। मैं रायपुर से सतीश गुप्ता, छत्तीसगढ़ की राजनीति से लेकर जन सरोकार तक, हर खबर पर पैनी नजर। दिल्ली से मैं स्नेह कमल सेठ, राजधानी की सियासत से लेकर सत्ता के गलियारों तक, हर हलचल पर सबसे तेज और सबसे सटीक नजर। देहरादून से मैं स्मिता चौहान, पहाड़ों की शांति हो या फिर सियासी हलचल, हर मुद्दे की गहराई से रिपोर्ट। मैं मेरठ से अभय शर्मा, खेल, क्राइम और सियासत, हर एंगल से पूरी कवरेज। मैं मिर्जापुर से मनीष त्रिपाठी, पूर्वांचल के हर कोने से सच्चाई की गहराई तक। मैं संभल से विजेंद्र सिंह, दिखाऊंगा आपको जमीनी मुद्दों की असली तस्वीर, हर तक बेखौफ सामने। मैं सहारनपुर से आलोक तनेजा, पश्चिम यूपी की हर हलचल सबसे पहले सबसे आगे। मैं वाराणसी से प्रवीण चौबे, धर्म और विकास की नगरी से हर बड़ी खबर सबसे पहले। अब देश देखेगा, सुनेगा और महसूस करेगा भारत अपडेट। सिद्धारमैया ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद से दिया इस्तीफा। ब्रेकफास्ट मीटिंग के दौरान किया बड़ा ऐलान। बकरीद को लेकर के देश भर में अलर्ट जारी। सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाई जा रही ईद, सुरक्षा व्यवस्था के किए गए पुख्ता इंतजाम। खुले में नमाज और कुर्बानी न करने की अपील। पीएम मोदी, सीएम योगी और मुख्यमंत्री धामी ने दी मुबारकबाद। जल्द हो सकती है यूपी बीजेपी की नई टीम की तैयारी। हाईकमान की मुहर के बाद होगी घोषणा। कई पदों पर फेरबदल संभव, संगठन को मिलेगा नया स्वरूप। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन का आज उत्तराखंड का दौरा। आज से 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे नितिन नवीन। कई महत्वपूर्ण राजनीतिक बैठकों में होंगे शामिल। और ईरान के बाद ओमान को ट्रंप की धमकी, कहा और मुझ पर किसी का कंट्रोल बर्दाश्त नहीं, उड़ा देंगे, मुझे चुनाव की परवाह नहीं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। बुलेटिन शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में बड़ा संगठनात्मक बदलाव अब लगभग तय माना जा रहा है। दिल्ली में हुई उच्च स्तरीय बैठक के बाद बीजेपी की नई प्रदेश कार्यकारिणी पर सहमति बन चुकी है और माना जा रहा है कि कभी भी इसका औपचारिक ऐलान हो सकता है। इस बार बीजेपी संगठन में बड़े स्तर पर फेरबदल देखने को मिल सकता है। कई लंबे समय से पदों पर काबिज महामंत्रियों की जगह नए और युवा चेहरों को जिम्मेदारी दी जा सकती है। इसी के साथ ही क्षेत्रीय अध्यक्षों के पदों पर भी बदलाव की पूरी संभावना है। यह पूरी कवायद सिर्फ संगठनात्मक बदलाव नहीं, बल्कि 2027 विधानसभा चुनाव की रणनीति का अहम हिस्सा माना जा रहा है। जातीय और क्षेत्रीय संतुलन साधने के साथ ही पार्टी यानी कि बीजेपी युवा नेतृत्व को आगे लाने पर भी जोर दे रही है। तो सवाल यह है कि क्या बीजेपी का ये नया संगठनात्मक ढांचा जो स्ट्रक्चर है
2027 के चुनावी समीकरण बदल पाएगा क्या? और क्या बीजेपी संगठन में बदलाव एक बार फिर यूपी की सत्ता में बीजेपी की वापसी तय कर देगा? इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश के बीजेपी में कुछ ना कुछ तो बहुत बड़े स्तर पर बदलाव की सुगबुगाहट चल रही है। दिल्ली में बैठक आज आपने कुछ देर पहले अभी देखा होगा, बीजेपी ने 4 राज्यों के नए स्तर से प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान कर दिया है। दिल्ली, त्रिपुरा समेत आने वाले समय में हरियाणा में जो चुनाव है उसको लेकर भी ये 4 राज्य जो बहुत महत्वपूर्ण है, पंजाब में भी नए स्तर से भारतीय जनता पार्टी ने अपने नए नेतृत्व को, नए चेहरों को जगह दी गई है। हरियाणा में तो अर्चना यादव को जगह दी गई है शीर्ष नेतृत्व में, वो संभालेंगी हरियाणा को। अब आप सोचिए भारतीय जनता पार्टी किस स्तर पर सोच रही है, विचार रही है। और भारतीय जनता पार्टी अब उत्तर प्रदेश में भी जिस तरह से मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है, अब बारी है संगठन के स्तर पर बदलाव की। 2027 चुनाव से पहले संगठन में क्या बदलाव होता है, क्या व्यापक बदलाव होता है, उस पर चर्चाएं लगातार चल रही हैं। यूपी से लेकर दिल्ली तक लगातार इस पर मंथन हो रहा है, मंथन पे मंथन। नई कार्यकारिणी में कहा जा रहा है कि युवाओं को तरजीह दी जाएगी, युवाओं को जगह दी जाएगी। इस बात का संकेत आपको पहले भी मिल चुका होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही मंच से कह दिया, बंगाल चुनाव की जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हेडक्वार्टर से, बीजेपी हेडक्वार्टर से वो संबोधन याद कीजिए जरा। पीएम मोदी ने कहा था कि इसी तरीके से हम बंगाल चुनाव जिस तरह से जीते हैं वैसे ही हम यूपी भी इस बार जीतेंगे। और इस बार बीजेपी को मुश्किल ज्यादा आने वाली नहीं है उत्तर प्रदेश में, जैसा बीजेपी कह रही है कि बाकी दोनों चुनाव से आसान होने वाला है ये चुनाव 2027 का। अब बीजेपी क्यों कह रही है, उसकी सुगबुगाहट आप अभी से देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी कमर कसनी शुरू कर ली है। मंत्रिमंडल विस्तार में तमाम रणनीतियों को शामिल किया गया। उसमें कास्ट फैक्टर है, कास्ट एक्विजिशन है, क्षेत्रीय समीकरण भी है, तमाम महिला कार्ड भी खेला गया है। और जो रही कसर बाकी है वो संगठन के विस्तार में देखने को मिल जाएगा। जैसे युवा चेहरों को तरजीह देना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हम चाहेंगे कि युवाओं को मौका मिले, अब युवाओं को मौका मिले जो लंबे समय से राजनेता बैठे हुए हैं बड़े बड़े पदों पर, उन राजनेताओं की जगह अब युवाओं को देना चाहिए। किसी भी लंबे समय से बैठे हुए नेता को तटस्थ नहीं होना चाहिए अपने पद पर। अब देखना होगा कि जो बड़ा बदलाव होने जा रहा है बीजेपी संगठन में, जो संकेत मिल रहे हैं, सुगबुगाहट मिल रही है, उसमें किस फैक्टर को बीजेपी साध पाती है और कितना साध पाती है। नई कार्यकारिणी का जल्दी ऐलान हो जाएगा। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे, उनसे हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले संगठन में बड़े बदलाव की सुगबुगाहट क्या कहती है, यह संकेत धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी देना शुरू कर चुकी है। नई कार्यकारिणी का जल्द ऐलान होने जा रहा है, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी ने एक संकेत जो दी है सबसे बड़ी, कि इसमें कहा जा रहा है कि युवाओं को शामिल किया जाएगा। यानी कि बड़े बड़े जो महामंत्री पद पर वरिष्ठ नेता बैठे हुए हैं, उनकी जगह युवाओं को मौका दे सकती है बीजेपी। और भारतीय जनता पार्टी की यही रीति नीति रही है। बीजेपी हमेशा से सबको चौंकाते आती है। भारतीय जनता पार्टी में चाहे संगठन के स्तर पर हो, चाहे सरकार के स्तर पर हो, बड़े बड़े पॉलिटिकल पंडित जो बीजेपी को भांपने की कोशिश करते हैं, बीजेपी उनको ऐन मौके पर चौंका देती है। अखिलेश यादव को आपने सुना होगा, अखिलेश यादव लगातार हमलावर रहे हैं। आपने जब मंत्रिमंडल विस्तार हुआ उत्तर प्रदेश में, तब देखा था उन्होंने सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव ने क्या पोस्ट किया। उन्होंने पर्ची वाले मुद्दे पर निशाना साधा।
उन्होंने कहा कि पर्ची आ गई है क्या दिल्ली से, और पर्ची आई है तो क्या जिसका मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है, इनडायरेक्टली वो कह रहे हैं अप्रत्यक्ष रूप से कि योगी आदित्यनाथ से पूछा गया है क्या कि किन किन नामों को शामिल करना है उनकी सरकार में। यह तो सरकार की बात रही। अब संगठन में जो बड़े स्तर पर बदलाव होने जा रहा है, बड़े स्तर पर जो बदलाव होगा उसमें उसको विपक्ष कैसे लेता है, विपक्ष की तरफ से उस पर क्या टिप्पणी की जाती है, ये तो अब जब ऐलान होगा नामों का, जब संगठन का व्यापक स्वरूप सबके सामने आएगा तब समझ में आएगा, और तब प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा कि समाजवादी पार्टी क्या प्रतिक्रिया देती है, क्योंकि दूसरे नंबर की पार्टी है समाजवादी पार्टी। विपक्ष में अहम भूमिका है। समाजवादी पार्टी के बाद कोई उत्तर प्रदेश में बड़ी पार्टी नहीं। बहुजन समाज पार्टी का वोट परसेंटेज है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी, बहन जी की पार्टी, इस वक्त सक्रिय नहीं है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में वो सक्रियता बहन जी की नहीं है। अभी आपने हाल ही में देखा कि किस तरह से बहन जी से मिलने के लिए कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता, पीएल पूनिया के बेटे और कुछ नेता कांग्रेस पार्टी के, वो अचानक से उनके घर पर पहुंच जाते। उसके बाद कांग्रेस की बेइज्जती आपने देखी होगी, गेट तक नहीं खोला गया। बहन मायावती की तरफ से उनके पीए और उनके सिक्योरिटी गार्ड ने कहा कि अपॉइंटमेंट लेकर आइए, बहन जी नहीं मिलेंगी ऐसे। उसके बाद कांग्रेस पार्टी पर भी सवाल उठे थे कि क्या कांग्रेस पार्टी फेडअप हो चुकी है क्या समाजवादी पार्टी से उत्तर प्रदेश में सीट शेयरिंग को लेकर के। सीट शेयरिंग को लेकर के अभी भी क्या विवाद है, जिस तरह से पिछली बार हुआ था विवाद। समाजवादी पार्टी सीट शेयरिंग में इक्वल अपॉर्चुनिटी देना नहीं चाहती है कांग्रेस पार्टी को। समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जो समाजवादी पार्टी कहेगी उसी के अनुसार कांग्रेस पार्टी चले। कांग्रेस पार्टी ये बात मानने को तैयार नहीं है। अजय राय कह रहे हैं कि बात तभी होगी। इमरान मसूद कह रहे हैं, आपने सुना होगा भी, इमरान मसूद कह रहे हैं कि पहले सीट शेयरिंग पर बात होगी। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव को उन्होंने कह दिया कि पहले सीट शेयरिंग करवाइए, तब आगे की बात, आगे की रणनीतियों पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन इस तरह से संगठन में बदलाव करके बीजेपी फिर से एक बार चौंका रही है सभी दलों को। और तैयारी आप देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी की तैयारी देख लीजिए कि जो लूप होल्स बचे हैं उन सभी लूप होल्स को खत्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार विस्तार करने की चाहत है तो विस्तार किया जा रहा है। अगर जरूरत पड़ रही है कि कैबिनेट में विस्तार करना है तो कैबिनेट विस्तार कर दिया गया है। अगर यह जरूरत पड़ी है कि संगठन में अब विस्तार करिए और सारे फैक्टर्स उसमें जोड़िए, तो संगठन के स्तर पर भी बड़े बदलाव के संकेत मिल चुके हैं। अब बस इंतजार कीजिए कि कौन कौन नए चेहरे आ जाएंगे, कौन कौन चेहरे होंगे जो भारतीय जनता पार्टी लाने जा रही है। उनको क्या क्या उसमें फैक्टर्स होगा, वो महिला कार्ड यूपी बीजेपी खेलने जा रही है 27 चुनाव से पहले, युवा कार्ड खेलने जा रही है युवाओं को शामिल करके, या फिर कास्ट एक्विजिशन को जगह इसमें भी मिलेगी, क्षेत्रीय समीकरण को भी जगह इसमें मिलेगी। कैबिनेट विस्तार में आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी यहां तक पहुंच गई कि समाजवादी पार्टी के बागी नेता को भी मंत्रिमंडल में जगह दे दी गई है। अब आप सोचिए कि जो बदलाव बीजेपी से अपेक्षित था, वो बदलाव बीजेपी ने अभी तक किया है। आइए हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं, चर्चा करते हैं, चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ खेमचंद शर्मा जी जुड़ गए, नेता बीजेपी। खेमचंद शर्मा जी का बहुत स्वागत है। लाइए मेहमानों को जरा स्क्रीन पे। कपिल श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कपिल श्रीवास्तव जी का बहुत स्वागत है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। स्क्रीन पे लाइए मेहमानों को। अनिल कुमार गर्ग जी हमारे साथ जुड़ेंगे, राजनीतिक विश्लेषक। अनिल जी का भी बहुत स्वागत मैं करूंगा।
लेकिन उससे पहले मेहमानों पर जाने से पहले भारतीय जनता पार्टी के संगठन में ये जो बदलाव दिख रहा है, अभी हमारे साथ दो ही मेहमान जुड़ रहे हैं। कपिश श्रीवास्तव बड़े भाई हमारे साथ समाजवादी पार्टी के जुड़ गए हैं। कपिश श्रीवास्तव जी का एक बार फिर मैं स्वागत करूंगा। हमारे साथ खेमचंद शर्मा जी जुड़ रहे हैं, नेता बीजेपी। खेमचंद शर्मा जी का बहुत मैं स्वागत करूंगा एक बार फिर से। अनिल जी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे, राजनीतिक विश्लेषक। लेकिन उससे पहले सबसे बड़ी चर्चा हम शुरू कर रहे हैं बड़े सवाल के साथ, खेमचंद शर्मा जी के साथ। खेमचंद शर्मा जी, 27 चुनाव से पहले ये क्या गुड़ा भाग बीजेपी कर रही है? मंत्रिमंडल विस्तार तो हमने देख लिया, खेमचंद शर्मा जी, इसमें क्या रणनीति साधने जा रहे हैं आप लोग संगठन के विस्तार में? नमस्कार, जय हिंद। स्वागत। देखिए, संगठन में नमस्कार, जय हिंद। आवाज आ रही है आपको? आ रही है खेमचंद जी, आ रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में बदलाव हमेशा होता रहता है। भारतीय जनता पार्टी बहती हुई गंगा है। भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसी पार्टी नहीं है जैसे कांग्रेस, जहाँ पे एक परिवार, या फिर समाजवादी पार्टी जहाँ पे परिवार के हिसाब से काम चलता है। यहाँ पे हमेशा नए कार्यकर्ता आते रहते हैं, कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारियां बदलती रहती हैं। इसीलिए हमें हमारी पार्टी को बहती हुई गंगा कहते हैं। आने वाले समय में भी जिम्मेदारियां हैं। कौन बोल रहे हैं भाई? आने वाले समय में भी जो जिम्मेदारियां हैं वो बदलेंगी, और कुछ जो पुराने चेहरे हैं उनको भी जिम्मेदारी मिलेगी। मैं ऐसा समझता हूँ कि जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन की रीति नीति है उसके हिसाब से ही उत्तर प्रदेश का भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन बनेगा। और आज आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 4 स्टेट जहां पे अभी अध्यक्ष डिक्लेयर नहीं हुए थे। बोलिए। शायद अनम्यूट हो गया क्या खेमचंद जी? आपका डिवाइस अनम्यूट हो गया क्या? शायद आवाज नहीं आ रही है आपकी। चलिए मैं आ रहा हूं आपके पास। मैं अब कपिश श्रीवास्तव जी के पास जाऊंगा। कपिश श्रीवास्तव जी, बीजेपी अब देखिए मंत्रिमंडल विस्तार के बाद सांगठनिक स्तर पर बदलाव करने जा रही है। समाजवादी पार्टी कैसे देख रही है इसे? 27 चुनाव से पहले बीजेपी अगर ये तमाम रणनीतियां अपना रही है, समाजवादी पार्टी क्या तैयारियां हैं? कपिश श्रीवास्तव जी, सबसे पहली चीज तो ये कि ये भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मसला है, वो अपने संगठनात्मक क्या परिवर्तन करते हैं, इससे समाजवादी पार्टी या पॉलिटिक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं इसलिए कह रहा हूं कि क्या इस समय इनका संगठनात्मक ढांचा है वो सही नहीं है, कि उसमें सुधार करने की आवश्यकता है, या अगर ये परिवर्तन करना चाहते हैं तो परिवर्तन सिर्फ परिवर्तन के लिए हो रहा है। परिवर्तन हो रहा है तो क्या अच्छे के लिए हो रहा है या बुरे के लिए हो रहा है, ये तो इनके परिवर्तन करने की बात है। लेकिन बावजूद इसके ये एक सामान्य प्रक्रिया है जो प्रत्येक दलों के अंदर होती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए तो ये कह पाना बड़ा कठिन, क्योंकि ये 1 मैन आर्मी 2 मैन शो है। यहाँ तो एक पर्ची जाती है, उससे मुख्यमंत्री नियुक्त होता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि पर्ची से ही अध्यक्ष बन रहे हैं, पर्ची से ही सारी चीजें हो रही हैं, वो भी सिर्फ एक आदमी के निर्देश पर हो रहा है, बाकी कोई ढांचा तो है नहीं। आपने खुद देखा होगा कि नितिन नवीन जो हैं, कितने संघर्षों के बाद एक नितिन नवीन का नाम आया, और 36 के आंकड़े इनके जो है आरएसएस के अंदर चल रहे हैं। वो भी यही कारण है कि संगठनात्मक परिवर्तन में इनको समय लग रहा है। इनके घर में ही आपस की बड़ी लड़ाई है। अगर ये अपने घर से लड़ लेंगे तो हम लोग तो लड़ने के लिए हमेशा तैयार हैं और तत्पर हैं। क्योंकि आप देखें, आज उत्तर प्रदेश के अंदर इनको दिए हुए अध्यक्ष बहुत समय हो गया, लेकिन कोई संगठनात्मक ढांचा क्या आपके सामने आया? जिला स्तर महानगर कमेटियां और प्रदेश कमेटियां इनकी वही पुरानी चल रही। नया अध्यक्ष मात्र आया, अभी तक ये इस काबिल नहीं हो सके हैं कि एक नए संगठन के नए लोगों को खड़ा किया जा सके। और खड़ा करना भी है तो किस वजह से करना है, किस तरीके से। हम तो चाहते ही हमारी पिच पे खेलेंगे। जैसे आपने ये देखा कि जो उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार हुआ, उसमें योगी जी की वो कोई खुशी नहीं। 12 दिन के बाद उन्होंने जो डिपार्टमेंट थमाए हैं बढ़े हुए लोगों को, वो तो आप सबको मालूम है, दाग के 3 पागी वाले लोग हैं। 8 महीने 9 महीने जब चुनाव रह गया तो आप सत्ता परिवर्तन करके कौन सी पीडीए की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं? अब संगठन के अंदर आप कौन सा आमूल-चूल परिवर्तन कर देंगे? अच्छा, दूसरा, भारतीय जनता पार्टी का अपना संगठन कहाँ है? ये तो 65% एडीआर की रिपोर्ट है कि 65% आयातित नेता हैं जो दक्षिणपंथी विचारधारा के हैं नहीं।
वो तमाम पार्टियों से गए हुए लोग हैं। तो क्या एक दिन में कोई विचारधारा चेंज हो जाती है? ये भी एक समझने वाली चीज है, क्योंकि स्वार्थियों का जमावड़ा है भारतीय जनता पार्टी। जिनको सत्ता के अंदर अपने स्वार्थ सिद्धि करनी होती थी, जो ईडी और सीबीआई से डरे हैं, जो करप्शन किए हुए लोग थे, वो भाग भाग के गए हैं। तो कचड़ा इनके पास है, लेकिन उन कचड़ों में किसको लेकर के आते हैं, इससे समाजवादी पार्टी को। लेकिन कपिश जी आप कह रहे हैं कि बीजेपी के अंदर सिर्फ एक व्यक्ति डिसीजन लेता है। बीजेपी तो कहती है कि समाजवादी पार्टी में परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है, पीडीए का मतलब परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। वहां पे अगर ये कोई कह दे कल को कि अखिलेश यादव जी, अखिलेश भैया कल हमें समाजवादी पार्टी अध्यक्ष बना दीजिए, आज कहेंगे कल समाजवादी पार्टी से बाहर हो जाएंगे। ये बड़ा आरोप लगाते हैं कि वहां पर एक व्यक्ति डिसीजन लेता है, वो अखिलेश यादव डिसीजन लेते हैं। तो यहां तो नरेंद्र मोदी लेते हैं। अगर इनका अपना परिवार नहीं, उन्होंने अपना परिवार छोड़ दिया है, हाँ, भारत माता की सेवा के लिए कॉल कर लिया, तो हमें आप सिर्फ इतना ही बता दीजिए ना कि ये नरेंद्र मोदी के आगे अलावा कहीं चुनाव होते हुए आपने देखा है क्या? कहाँ चुनाव हुआ है? किस प्रदेश में चुनाव हुआ है? ये नितिन नवीन क्या चुन करके आए हुए हैं क्या? कौन से डेलीगेट्स इनको चुने? कहाँ हुआ था? कहाँ पर जो है ये हमारे उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष चुने गए? तो वन मैन आर्मी टू मैन शो है। परिवारवाद के पीछे ना के मत छुपिए। हमारे परिवार के लोग जब आपके यहाँ परिवार में चले जाते हैं तो वो फिर परिवारवाद नहीं रह जाता है। बताइए। और दूसरी बात, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे छोड़ करके प्रदेश अध्यक्ष भी, हाँ, आप देखिए श्यामलाल पाल साहब हैं, हाँ, उसके अलावा जो राष्ट्रीय कमेटियां हैं उसमें देखिए सभी का बराबर से हिस्सेदारी है। कौन लोग हैं आप मुझे बताइए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इनको कहने के लिए, छिपने के लिए जगह चाहिए। हाँ। असल में भारतीय जनता पार्टी अब रह ही नहीं गई है। अब ये स्वार्थियों का जमावड़ा है। खेमचंद शर्मा जी को लाइए जरा। अन्य दलों से लोग भाजपा को चला रहे हैं। ठीक है कपिश भैया। खेमचंद शर्मा जी, ऐसा है क्या अब मुख्यमंत्री खुश नहीं है कह रहे हैं? कपिश श्रीवास्तव जी कह रहे हैं मुख्यमंत्री खुश ही नहीं है मंत्रिमंडल विस्तार से, उनकी चाहत से हुआ ही नहीं विस्तार। अब आप मंत्रिमंडल विस्तार तो छोड़ दीजिए, संगठन विस्तार छोड़ दीजिए, मंत्रिमंडल विस्तार उनकी चाहत से नहीं हुई। एक आदमी ने डिसीजन लिया है, वो लागू कर दिया गया यूपी में। ऐसा नहीं है, मैं नहीं मानता, ये अपनी बातें कर रहे हैं। इनके यहाँ पे परिवार का डिसीजन, एक परिवार का व्यक्ति, अखिलेश जी, पहले मुलायम सिंह जी, जब 3-4 लोग जिसमें आजम खान जी भी थे या और भी इनके चाचा, तो वो परिवार ही लेता था, उसके अलावा कार्यकर्ताओं की कोई वैल्यू नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं के साथ संवाद होता है, बातचीत होती है, कार्यकर्ताओं का फीडबैक लिया जाता है और सिंपैथाइजर से बातचीत होती है, सिंपैथाइजर का फीडबैक लिया जाता है और सबका सामूहिक निर्णय होता है। सामूहिक निर्णय से ही चाहे मंत्रिमंडल का विस्तार हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन में विस्तार हो, ये सब चीजें होती हैं। और आपने देखा एक बहुत अच्छा विस्तार उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल का हुआ, जिससे जो रिप्रेजेंटेशन है सामूहिक रूप से और बेटर हुई। और कुछ लोगों ने जो उसमें उनको जो प्रमोशन दिए, काम को देखे, तो ये भी सारी चीजें हमने वहां पे देखी। अब जब ऑर्गेनाइजेशन का विस्तार होने वाला है। खेमचंद शर्मा जी एक मिनट रुकिएगा। कपिल श्रीवास्तव जी कह रहे हैं कि आप लोगों ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को लोकतांत्रिक प्रक्रिया से नहीं चुना है, नितिन नवीन को आप लोगों ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया से नहीं चुना, तो आप लोग यूपी के अध्यक्ष को, अन्य 4 राज्यों के अध्यक्षों को आप लोगों ने किस प्रक्रिया से चुना है? लोकतंत्र तो आई नहीं। मैं इनको पूछना चाहता हूं कि आपके यहाँ पे कौन सा लोकतंत्र है? इतने साल से पहले मुलायम सिंह यादव जी अध्यक्ष थे, अभी अखिलेश यादव जी अध्यक्ष हैं, कौन सा लोकतंत्र है? हमारे यहाँ पे तो प्रॉपर चुनाव हुआ है। पहले स्टेट्स के चुनाव, पहले मंडल में चुनाव हुए, जिलों में चुनाव हुए, प्रदेशों में चुनाव हुए, आपके प्रदेश के अंदर कमेटियां नहीं, उसके बाद हमारे यहाँ के अध्यक्ष का चुनाव हुआ और लगातार हमारे यहाँ पे डेलीगेट से कहां वोट डाला है? कौन इनके अगेंस्ट खड़ा था? नितिन नवीन के अलावा कौन खड़ा था? नवीन के अलावा कौन खड़ा होता? नवीन के अलावा किसी ने पर्चा दाखिला किया हो? अच्छा ये बताइए, बदलते रहते हैं, पूछना चाहता हूँ कि आपकी पार्टी में मुलायम सिंह यादव जी और उनके बेटे के अलावा क्या कोई अध्यक्ष बदला? क्यों नहीं बदला? क्यों नहीं वहां पे किसी और को अध्यक्ष बनाया? अच्छा ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं।
किसी और को अध्यक्ष ने बना दिया। अच्छा, जवाब ले लेते हैं। ये कपिल जी, फर्क है। कपिल जी, डेमोक्रेटिक पार्टी अच्छा, ठीक है। ये लोग जो है प्राइवेट खेमचंद शर्मा जी जवाब ले लेते हैं जरा। बताइए कपिल जी, जल्दी बताइए। मैं एक और सवाल आ रहा है खेमचंद शर्मा जी से पूछूंगा। देखिए, सबसे पहली चीज, हाँ। जब नितिन नवीन को अध्यक्ष बनाया गया उस समय तो उत्तर प्रदेश की कमेटी रिवाइज नहीं हुई थी। दूसरी चीज, नितिन नवीन के अगेंस्ट कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए खड़ा था जिसको वोट दे करके इन्होंने बनाया? तो आप ये बताइए कपिल श्रीवास्तव जी, कपिल जी, कहाँ चुनाव हुआ था, किस कपिल जगह जी, चुनाव हुआ था, सुनिए ना, मुझे बताइए। कपिल श्रीवास्तव सुनिए ना, हमारे में अंतर क्या है? कपिल श्रीवास्तव जी सुनिए, कपिल श्रीवास्तव जी जी ये बताइए, खेमचंद शर्मा जो पूछ रहे हैं, कपिल श्रीवास्तव जी खेमचंद शर्मा जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिए जरा। ये पूछ रहे हैं कि अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव जो डिसीजन लेते थे उसको काटने की किसी के पास शक्ति थी क्या? आज भी है क्या? मैं आज भी आपको कह रहा हूं कि क्या नरेंद्र मोदी जी के कहने की शक्ति पे कोई काट सकता है क्या? कोई काटे तो बताइए। और मुझे आप बताइए ना कि 11 दिन बाद मंत्रिमंडल विस्तार के अंदर आप पद दे रहे हैं और मुख्यमंत्री के मुंह पे कोई खुशी नहीं थी जिस समय शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था। आपके सामने 11 दिन क्यों लग गए? अरे वो फोटो, बार आपसे वो कपिल श्रीवास्तव जी आपने वो फोटो फ्रेम नहीं देखा है क्या? सेल्फी नहीं देखा क्या? जब मंत्रिमंडल विस्तार हुआ तो सब मंत्रियों ने सीएम योगी के साथ फोटो खिंचवाई। वो कहने वाली बात है, वो तो सामने करना नहीं पड़ेगा ड्रामा। लेकिन आपके सामने क्या हाथ कंगन को आरसी क्या? अगर मंत्री आपने चुन लिए थे 11 दिन आपको लग गए क्या उनके कि कौन सा पद देना है कौन सा नहीं देना है? अच्छा ठीक है। और तीसरी बात मैं आपको कह रहा हूं, ये 36 का आंकड़ा कौन नहीं जानता कि केंद्र का और योगी जी के नकेल कसने के लिए ही अमित शाह जी की टीम से 2 लोग यहाँ भेजे गए। तो ये कौन नहीं जानता? ये इसके बार भी क्या आप लोग के पास ये न्यूज नहीं है? लेकिन मैं एक बार कहता हूँ, पार्टी विद द डिफरेंस ये कैसे है? ये तो 65% बाहरी लोगों को अपने साथ ले आकर के मंत्री बनाते हैं, संगठन में जगह देते हैं। ठीक है। और दूसरी चीज मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये मुझे बताइए कि नितिन नवीन और उत्तर प्रदेश के हमारे जो अध्यक्ष हैं, हाँ। ये कौन सी जगह पे चुने गए थे? इनके अगेंस्ट कौन खड़ा था? ये भी तो बता दीजिए। एक छोटा जवाब खेमचंद शर्मा जी, एक छोटा जवाब दीजिए। खेमचंद शर्मा जी एक छोटा जवाब दीजिए कपिल श्रीवास्तव जी का, उसके बाद मैं अनिल जी के पास जाऊंगा। लेकिन कपिल श्रीवास्तव जी ये मानना पड़ेगा कि बीजेपी के अंदर जितनी चीजें स्मूथली से बदली जाती हैं अन्य पार्टियों में वो संभव है क्या? इस पर मैं आऊंगा, लेकिन खेमचंद शर्मा जी जवाब दीजिएगा। खेमचंद शर्मा जी जवाब दीजिएगा, उसके बाद मैं अनिल कुमार गर्ग जी। खेमचंद शर्मा जी जल्दी से आ रहा हूं, कपिल जी आ रहा हूं आपके पास। देखिए कपिल जी की बात सही से आ नहीं पा रही थी, अब बताएंगे क्या सवाल था इनका? वो कह रहे हैं नितिन नवीन को जिस तरीके से आप लोगों ने चुना वो अलोकतांत्रिक था, वो तो पहले से तय था, स्क्रिप्टेड था, कोई चुनाव में खड़ा नहीं था। देखिए उत्तर प्रदेश में एक कहावत है, शुभ बोले तो शुभ बोले, चालने भी बोले जिसमें 72 छेद। वो पार्टी हमारे, ये बहुत पहले मुलायम सिंह यादव ने कहा था। किसके लिए कहा था? कपिल श्रीवास्तव जी को पता होगा। मुलायम सिंह यादव ने बहुत पहले कह दिया था ये जो कहावत आपने कही है, कपिल श्रीवास्तव जी को पता होगा। बोलिए। वही कह रहा हूँ कि मैं भी उत्तर प्रदेश से आता हूँ, ये भी उत्तर प्रदेश से आते हैं कि जिस पार्टी में मुलायम सिंह यादव जी और उनके बेटे के अलावा लंबे समय से कोई अध्यक्ष नहीं बदला गया, वो हम पे सवाल उठा रहे हैं। हमारे यहाँ पे लोकतांत्रिक प्रक्रिया पूरी तरीके से अपनाई गई, मंडल से लेकर जिले, जिले से लेकर प्रदेश, प्रदेश से लेकर राष्ट्रीय, और पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत आदरणीय नितिन नवीन जी का चुनाव हुआ और उसमें कोई दोहराए नहीं है। ये जो भी बोलते रहे हैं, जो खुद करके अपनी पार्टी में नहीं दिखाते, वो दूसरों पे जब सवाल उठाते हैं तो लोग उनको आशास्पद महसूस करते हैं। अब जो समाजवादी पार्टी है एक्चुअली उनके हाथ पैर फूले हुए हैं, अब उनको समझ में नहीं आ रहा है कि आने वाले समय में किस तरीके से अपनी जिद को बचाएंगे, क्योंकि इनका भी हाल वही होने वाला है जैसे बिहार में आरजेडी काल हुआ था, जैसे टीएमसी काल पश्चिम बंगाल में हुआ। ये भी वही लोग हैं जो अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करते हैं। खेमचंद शर्मा जी, खेमचंद जी, यानी कि आप कह रहे हैं कि पिछले 2 चुनावों से ज्यादा आसान चुनाव आपके लिए 27 का होगा क्या? कोई चुनौती नहीं है? देखिए आसान और मुश्किल की बात नहीं है। आज योगी और मोदी जी के बारे में प्रो इनकम्बेंसी उत्तर प्रदेश में है, और उस प्रो इनकम्बेंसी को देख के और जैसे देश में माहौल है, मैं ये कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी पिछली बार से ज्यादा, जिस तरीके से हम 2017 में जीत के आए थे, उससे भी ज्यादा हम लोग बहुमत से वापस आने वाले हैं। चलिए ठीक है, मैं कपिल श्रीवास्तव जी के पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले अनिल गर्ग जी के पास जा रहा हूं। अनिल गर्ग जी, अनिल जी देखिए, ये इस वक्त जो लगातार रणनीतियां बदली जा रही हैं और उसकी सुबुगाहट तेज हो चुकी है, रणनीतियों की सुबुगाहट दिखने को मिल रहा है,
भारतीय जनता पार्टी अभी मंत्रिमंडल विस्तार कर चुकी है, अब संगठन में विस्तार करेगी। पहले तो सर कैसे देखा जाए इसे, क्या अब इस पर भी हम आपसे जानना चाहेंगे, आपकी टिप्पणी लेना चाहेंगे। जिस तरह से बीजेपी यूपी में तैयारी कर रही है 27 के चुनाव की, वैसे ही अन्य संगठन कर रहे हैं क्या, अन्य दल कर रहे हैं क्या यूपी में, खास करके समाजवादी पार्टी? कीर्तिमान जी, आज भारतीय जनता पार्टी ने 4 प्रदेशों के नए प्रदेश अध्यक्ष घोषित किए हैं। उसमें से कुछ में चुनाव है, कुछ में नहीं है जी। दिल्ली के नए अध्यक्ष घोषित हुए हैं, उनमें तो चुनाव अभी दूर नहीं है। अभी कहेंगे अगली बार म्युनिसिपैलिटी का चुनाव है, लेकिन अभी विधानसभा का चुनाव तो हो चुके। हरियाणा में भी अभी चुनाव नहीं है, उनके भी नए अध्यक्ष आए हैं। किसी भी राजनीतिक पार्टी का तरीका होता है, जितना मेरे को याद है भारतीय जनता पार्टी हर 3 साल के लिए अपने नए नए अधिकारियों को लाती है। हाँ। नए प्रदेश सदस्य जिनके नहीं बने थे उनके प्रदेश सदस्य बने हैं, जिनके प्रदेश सदस्य बनाए जा चुके थे उनकी नई टीम में। अच्छा सर, इसका भी जवाब दे दीजिएगा अनिल जी, इसका भी जवाब दे दीजिएगा जो कपिल, एक मिनट अनिल जी, इसका भी जवाब दे दीजिएगा जो कपिल श्रीवास्तव जी ने अभी कहा कि नितिन नवीन को भी इन लोगों ने स्क्रिप्ट के जरिए, पर्ची के जरिए लाया है। क्या ऐसा है क्या बीजेपी में? ऐसा मैं अभी कपिल श्रीवास्तव जी की बात सुन रहा था। अब इन्होंने दोनों बात एक तरफ कर दी, यानी अपने दोनों तरफ एक ही आप ही खड़े हैं, कपिल जी खड़े हैं। एक तरफ कहते हैं यहाँ पे सिर्फ एक आदमी की चलती है, नरेंद्र मोदी जी की, जो वो कहते हैं वो होता है। दूसरी सब कहते हैं उनकी योगी जी से बनती नहीं है। आप मुझे बताइए, अगर योगी जी से मोदी जी की नहीं बनती और सिर्फ मोदी जी की ही चल रही है और इनकी दोनों बातें अगर सच हैं, तो फिर योगी जी अपनी सीट पे कैसे हैं? नहीं होना चाहिए था। और योगी मॉडल तो पूरे भारतीय जनता पार्टी जहां भी चुनाव होता है वहीं पे जोर जोर से गीत बाजे ढोल के साथ जाती है कि यहाँ भी हम योगी मॉडल लाएंगे, चाहे वो पश्चिम बंगाल की बात हो चाहे असम की बात हो। और योगी जी भी वहां प्रचार प्रसार करने जाते हैं। कपिल जी बहुत तेज से कपिल श्रीवास्तव जी बोलिए जरा, आ रहा हूं। अनिल जी जवाब ले लेता हूं इसका। सबसे पहली चीज ये कह दें कि पार्टी विद द डिफरेंस की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी के अंदर 1 मैन आर्मी 2 मैन शो है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? आप मुझे बताइए, नितिन जी जो है जब चुने गए तो कौन उनके खिलाफ खड़ा था? किसने चुना है उनको? कहां के डेलीगेट से? कब इलेक्शन हुआ? क्या आपके पीसीआर के पास कोई खबर हो तो चला दीजिए। तो पार्टी विद द डिफरेंस मत कहिए, यही कहिए कि 1 मैन आर्मी या 2 मैन शो है। ऊपर के 2 लोग जो चाहते हैं वो पूरे देश के अंदर ये करते हैं। और हमारी पार्टी का जहां तक सवाल है, आज से 3 साल पहले हम लोगों का भी हुआ था। भाई कहने के लिए तो पार्टी में हर जगह लोकतंत्र है, हमको भी चुना है। हम चुनाव में अगर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को चुनते हैं तो उसमें हमारी बात है, उसमें आपको क्यों पेट में दर्द हो रहा है? और क्या हर पद में कोई एक ही व्यक्ति या परिवार के ही व्यक्ति बैठे हुए? लेकिन कपिल जी ये तो मानना पड़ेगा ना, हर पार्टी में अपनी हायरार्की होती है, हायरार्की को मेंटेन करके चलना पड़ेगा ना। शीर्ष नेतृत्व डिसीजन नहीं लेगा तो कौन लेगा? वो तो प्रत्येक पार्टियों में होती है। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं, आप फिर पार्टी विद द डिफरेंस की बात मत करिए। आप भी कहिए, आप कहिए ना कि नितिन जो है वो नवीन जो है वो चुने गए हैं पर्ची पे, अनिल जो चाहा उन्होंने किया। पहली चीज। और दूसरी चीज, योगी और मोदी का 36 का आंकड़ा, इसमें कौन सी नई बात है? अशोक जी को नहीं मालूम है तो हमें तो हास्यास्पद स्थिति लग रही है कि ये सारी न्यूज़ें जो हैं कि राजनीतिक विश्लेषक के पास नहीं है। अच्छा कपिल जी, एक आदमी मतलब कपिल जी मैं भी आपसे जानना चाहूंगा, कपिल जी मैं भी आपसे जानना चाहूंगा। अच्छा ये बताइए, हाईवे का प्रोजेक्ट यहाँ पर उत्तर प्रदेश में दे दिया, प्रधानमंत्री जी ने गोरखपुर के अंदर एक योजना अपनी भेजी हो तो जरा बता दीजिए। मैं मान गया सर, आप कपिल श्रीवास्तव जी मैं मान गया आप जो कह रहे हैं, लेकिन कपिल जी ये बताइए ना, कपिल जी ये तो बता दीजिए कम से कम योगी जो आप लोगों ने ये जो नैरेटिव सेट किया है समाजवादी पार्टी ने कि योगी और मोदी में 36 का आंकड़ा है, क्या ऐसा संभव है कि योगी मोदी में 36 का आंकड़ा हो और योगी आदित्यनाथ काबिज रहे और लगातार अब तीसरी बार भी उत्तर प्रदेश की सत्ता? बिल्कुल है, बिल्कुल है। कैसे कहीं ना कहीं समझौता कर बता रहे हैं जी। 1 मैन आर्मी 2 मैन शो के पिताजी जो हैं वो आरएसएस ही हैं और आरएसएस और इनके आपस में नहीं बनती है, लेकिन कहीं ना कहीं झुकाव करना पड़ता है कि आपको अगर आरएसएस ने कह दिया कि आप योगी आदित्यनाथ को नहीं हटाएंगे, आप बाकी चीजें अपना परिवर्तन कीजिए, ये इनके आपसी समझौता का नतीजा है। योगी आदित्यनाथ जिस दिन अगर चाहते ये हटा लेते, लेकिन आरएसएस इनको बचाई, वही नहीं मनोज सिन्हा इनकी जगह होने जा रहे थे।
ये शुद्ध रूप से आरएसएस के द्वारा कहा गया कि नहीं, हम आपको आपके किसी भी उसमें जो है वो हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन आप उत्तर प्रदेश की कमान योगी आदित्यनाथ को सौंपो। अच्छा, एक प्रतिक्रिया मैं और योगी बीजेपी के योगी आदित्यनाथ के हिंदुत्व के पोस्टर बॉय का जो फिल्माइजेशन है वो प्रत्येक जगहों पर अपनाया जाता है। अच्छा, ठीक है। योगी आदित्यनाथ जो एक कट्टरवादी ताकत है, उनको दिखा करके एक कमेंट खेमचंद शर्मा जी, एक कमेंट दीजिए तुरंत, इसलिए वो हटा नहीं पा रहे। योगी आदित्यनाथ मोदी से कोई बड़ा आरोप लगा रहे हैं कपिल श्रीवास्तव जी, खेमचंद शर्मा जी, हटा के आप देख लीजिए, 2 टुकड़े में भाजपा उत्तर प्रदेश। ठीक है कपिल श्रीवास्तव जी, अब मैं खेमचंद शर्मा जी से कमेंट ले लूं इस पे। खेमचंद शर्मा जी जल्दी दीजिए, एक प्रतिक्रिया दीजिए। बहुत बड़ा आरोप कपिल श्रीवास्तव जी ने लगाया, कह रहे हैं आरएसएस नहीं चाहती है कि योगी जी को हटाया जाए। कपिल जी मनोहर कहानियां कह रहे हैं, आरएसएस अपना काम कर रही है। जो आरएसएस है वो अपना काम करती है, वो व्यक्ति निर्माण का काम कर रही है और समाज में लगातार उनका काम चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी अपना कार्य करती है। भारतीय जनता पार्टी के डे टू डे वर्क में भारतीय जनता पार्टी के कार्य में आरएसएस कभी इंटरवेंशन नहीं करती। हाँ, एज अ पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन के नाते और एक जब भी अच्छा, यूपी में जो बदलाव हो रहा है उसमें भी आरएसएस का हाथ है क्या? खेमचंद शर्मा जी, यूपी में जो संगठन में बदलाव होने जा रहा है उसमें भी आरएसएस का हाथ है, उसमें भी आरएसएस ने दिशा निर्देश दिया है कौन कौन होगा चेहरे में? देखिए जैसा मैं समझता हूँ छोटे कार्यकर्ता के नाते, आरएसएस इंटरवेंशन नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी के लीडर से अपने आप कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करके, सिंपैथाइजर के साथ बातचीत करके, फीडबैक के आधार पे अपने आप निर्णय लेती है। आरएसएस जब जरूरत होती है तो बीजेपी की लीडरशिप आरएसएस के पास जाके एडवाइस लेती है, डिस्कस करती है, वो चलता रहता है। उसका भी एक पूरा स्ट्रक्चर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यों में आरएसएस कभी भी इंटरवेंशन नहीं करती। लेकिन ये पच नहीं रहा है, डाइजेस्ट नहीं हो रहा है खेमचंद शर्मा जी। आरएसएस, एक मिनट कपिल श्रीवास्तव जी, एक मिनट आपको बचेगा नहीं, कपिल श्रीवास्तव जी, एक मिनट आ रहा बचेगा नहीं, कपिल श्रीवास्तव जी आ रहा हूं। देखिए, लेकिन ये आरएसएस का इंटरवेंशन बीजेपी में ना हो, ये कैसे संभव है? आरएसएस का इंटरवेंशन बीजेपी में ना हो। याद है आपको लोकसभा चुनाव के समय, खेमचंद शर्मा जी, लोकसभा चुनाव के समय आरएसएस को लेकर के क्या कहा गया था जेपी नड्डा की तरफ से? उसके बाद क्या हो गया आपको याद होगा परिणाम? देखिए जो मैं जानता हूँ, जब शहर में रहने वाला एक मिक्स दूध को पीने की आदत पड़ जाती है और गांव में जाके उसको जब शुद्ध दूध दे दिया जाता है तो दस्त हो जाते हैं। तो वैसे ही जब आप पॉलिटिकल सिनारियो में देखोगे और फिर आप आरएसएस को उसी तराजू पे तोलोगे तो आपको लगेगा कि नहीं, ये विश्वास वाली बात नहीं। लेकिन आरएसएस में वास्तव में जिसको जो काम दिया जाता है वो उसी काम में लगातार लगा रहता है। तो आरएसएस के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में है, वो काम देख रहे हैं, वो संगठन महामंत्री का काम देख रहे हैं, वो संगठन महामंत्री के नाते नीचे से फीडबैक ले रहे हैं, डिसीजन टेकिंग में है। अच्छा चलिए ठीक है, एक जल्दी से जब आप कपिल श्रीवास्तव जी दीजिएगा, मैं अनिल जी के पास जाऊंगा, उनकी बात अधूरी रह गई थी। कपिल श्रीवास्तव जल्दी से। देखिए ये तो कोई बात मानेगा ही नहीं कि इनके पेरेंटल संगठन की हस्तक्षेप हमेशा से रहा है, और जेपी और क्योंकि मोदी और अमित शाह के द्वारा हस्तक्षेप को बहुत हद तक लड़ करके कम किया गया, न्यूनतम किया गया, तभी उनके चढ़ावे पर नड्डा साहब ने ये बात कही थी कि अब हमें कोई पेरेंटल संगठन की आवश्यकता नहीं है। वाह भाई, आपको आरएसएस की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद क्या हुआ? आपने जब देखा कि लोकसभा के चुनाव पे बैसाखी पे आ गए तो अब आपको आरएसएस की संगठन की आवश्यकता महसूस हो रही है। आरएसएस ने इस बात को महसूस कराया है लोकसभा के इलेक्शन में कि अगर आपको हमारी आवश्यकता नहीं है और हम आपका साथ छोड़ेंगे तो आप बैसाखी पे आ जाओगे। तो जो आदमी अपने पिता को पिता मानने के लिए तैयार ना रहा हो तो उसके साथ तो ये घटना हुई है। तो मैं इस बात को कह रहा हूँ, इनको इस बात को साफ कहना ये कपिल श्रीवास्तव जी, ये जो आरोप आपने लगाया है, ये तो लोग विधानसभा के पटल पर योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव जी के लिए कहा, वो खूब सोशल मीडिया पर वायरल है। देखिए इसमें कहीं दो राय नहीं है कि किसी भी पार्टी के अंदर अगर कहीं आपस के मतभेद होंगे, आपस की लड़ाइयां होंगी, तो आपको जमीन तय झांकना पड़ेगा, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो चाहे कोई पार्टी हो। हमने इसीलिए जो विकेंद्रीकरण हुआ था उन सब चीजों को एकत्रीकरण किया है। हमने अपनी कमियों को सुधारने का काम किया है, लेकिन इन्होंने अपनी कमियों को बढ़ाने का काम किया है। यही डिफरेंस हुआ है दोनों पार्टियों में। हमारी विचारधारा के मूल लोग आज हमारे साथ खड़े हैं, जो संविधान जो हमारे जो है वो
कपिश जी ठीक है, मैं अनिल जी से थैंक यू। अनिल जी से एक प्रतिक्रिया लूं, उसके बाद खेमचंद शर्मा जी कहीं जा रहे हैं क्या? खेमचंद शर्मा जी मुझे मीटिंग के लिए अर्जेंट निकलना है। अच्छा, हमारे अध्यक्ष बने हैं नए, तो मेरे को उधर निकलना है। थैंक यू जी। खेमचंद शर्मा जी तो जा रहे हैं, बताइए। चलिए अनिल, ठीक है, अनिल जी के पास मैं जाऊं। अनिल जी, जो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी में, जो आपने कपिश जी को भी सुना, खेमचंद शर्मा जी को भी सुना, उस पर एक कमेंट दीजिए। आपकी बात अधूरी रह गई थी सर। कीर्तिमान जी, मैं अभी दोनों साथियों को सुन रहा था। आज कपिश श्रीवास्तव जी अपनी पार्टी का परसेप्शन सेट करने के लिए खुद ही विरोधाभासी बातें किए जा रहे हैं। अभी उन्होंने पिताजी की बात कर दी, जबकि उनको पता था ये बात उनके ऊपर सबसे ज्यादा जल्दी घूम के आ जाएगी। वो तो साधारण मन से देखा गया था किस तरह से अखिलेश जी ने मुलायम जी का आदरमान कर रहे थे मंच के ऊपर, सबने देखा था। दूसरी बात ये है, देखो अभी दोनों बातें जैसे अभी कहा, अभी मैंने कहा जब ये सवाल खड़ा किया कि आप कह रहे हैं मोदी जी से योगी जी की बनती नहीं, फिर वो अपने पद पे कैसे, जो आपने सवाल किया उन्होंने कहा आरएसएस की वजह से है। अब बताओ, आरएसएस की अगर इतनी चलती है और आरएसएस की मोदी से नहीं बनती, फिर अब मोदी जी अपनी सीट पे कैसे हैं? ये नहीं हो। देखिए ये बात पक्की है कि हाई कमान किसी भी राजनीतिक पार्टी का होगा, वो हाई कमान के द्वारा ही वो राजनीतिक पार्टी चलेगी। वो हाई कमान कौन होगा, एक बात। अब जो क्षेत्रीय पार्टी है, जिनका बेशक राष्ट्रीय लिखती हूँ अपने आप को, लेकिन उनका जो हाई कमान होता है निश्चित रूप से वो एक परिवार के साथ जुड़ा होता है, इसलिए उनको पारिवारिक पार्टी बोलते हैं। अब अखिलेश जी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उससे पहले मुलायम जी थे, जब मुख्यमंत्री बने तो मुलायम जी बने, बाद में अखिलेश जी बने। चाह के भी कपिश जी नहीं बन पाएंगे। क्यों? अब ये कहेंगे पारिवारिक क्यों कह रहे हो, लेकिन है ऐसा, ठीक है, हाईकमान होता है इनका, हाईकमान अखिलेश जी रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी क्यों बात कह देती है इसका, उनका भी हाईकमान होता है, लेकिन उनका हाईकमान बदलता रहता है। अभी आप कह रहे हैं कि दो लोगों की चलती है, अमित जी की चलती है और मोदी जी की चलती है। उससे पहले राजनाथ जी की चलती थी, उससे पहले अटल अडवाणी जी की चलती थी। यानी वहां पे भी जो हाईकमान बदलती चलती है, लेकिन हाईकमान बदलता रहता है और हाईकमान उस परिवार का हिस्सा नहीं होता, कोई नया परिवार आता है। अभी मोदी जी और अमित शाह की चल रही है, मान लेते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अभी अटल अडवाणी की चलती थी, बेशक नितिन नवीन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, लेकिन अभी भी अमित शाह जी और मोदी जी का बड़ा चलती होगी उनमें। बिल्कुल। लेकिन अगले 20 साल बाद इनकी और इनके परिवार की चलेगी, ऐसा तो नहीं है। बिल्कुल। फिर दूसरा कोई परिवार आएगा, वो हाईकमान होगा। लेकिन अभी कपिल श्रीवास्तव जी ये नहीं कह सकते कि अखिलेश यादव जी के परिवार से अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं आएगा, या 100% बदलेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वाले दावा ठोक के कह सकते हैं कि अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के परिवार से भी नहीं आएगा, अमित शाह जी के परिवार से भी नहीं आएगा और मोदी जी के परिवार से भी नहीं आएगा। मोदी जी का तो परिवार ही नहीं है सर, मोदी जी का तो परिवार ही नहीं है राजनीति में। नहीं, मोदी जी का तो परिवार ही नहीं है राजनीति में। कीर्तिमान जी, मेरा कहना है, मैं एक बात, इसलिए मैंने कहा कि आप जब बोलते हैं और धारा प्रभाव बोलते हैं तो ये तो देख लीजिए कि वो आपके काम की कि नहीं है। अब दूसरी बात, अभी उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी भी डिफरेंस है, ये बात तो ठीक है, अनिल गर्ग ठीक है, सुने ठीक है। अनिल जी, कपिश जी को बोल दें। कपिश जी बोलिए। देखिए, ये राजनीतिक विश्लेषक जरूर है, लेकिन ये बैटिंग सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की करते हैं। हम ऐसा तो है नहीं कि इनके साथ पहली बार बैठ रहे हो, मुझे मालूम है भाजपा के सदस्य भी हैं। अरे ऐसे कई लोग भी आते हैं जो राजनीतिक विश्लेषक होते हैं, समाजवादी पार्टी की भी बैटिंग करते हैं सर। होते हैं, हाँ बिल्कुल, मैं कहता हूं, मैं कह रहा हूं, लेकिन ये मानना चाहिए ना कि आप भाजपा के नेता हैं। मैं दूसरी बात आपको कह रहा हूं, देखिए सबसे पहली चीज ये कह रहे हैं कि आप पार्टी भीतर डिफरेंस नहीं है। मैं तो कह रहा हूं, मेरी बात को समझिए आप, मैं क्या कह रहा हूं। आपके यहाँ भी लोग तब्दील रहेंगे, आपके डेलीगेट्स आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष या प्रदेश अध्यक्ष नहीं चुनता है। अभी खड़गे साहब चुने गए, वो कांग्रेस के अंदर चुने गए हैं, डेलीगेट्स ने चुना है, बाकायदा उनके खिलाफ शशि थरूर लड़ रहे थे चुनाव। और अगर ये लोकतांत्रिक मूल्यों को स्थापित करने के लिए आपके पास जगह नहीं है, तो सिर्फ इसलिए आपकी पार्टी अंदर नहीं हो सकती है कि हम एक परिवार विशेष से जुड़े हुए नहीं है। इसका क्या मतलब होता है? राजनाथ सिंह का परिवार आप ढो रहे हैं, कल्याण सिंह का परिवार आप ढो रहे हैं, तमाम लोगों का परिवार आप ढो रहे हैं, टंडन साहब का परिवार आप ढो रहे हैं, और आप कह रहे हैं आप परिवारवादी नहीं है। जगह जगह आप परिभाषा बदल देंगे, या तो आप यस कहिए या नो कहिए। और दूसरी बात, हमें आप क्या संघर्ष समझा रहे हैं? मैंने तो आपको पहले ही कहा कि पार्टी ने हमारे भोगा है, ने तो आपको कहा हमने अपनी गलतियां सुधारी हैं। यानी कि इसका मतलब ये है
कि हमने इग्नोरेंस नहीं किया है और उसके बाद सारे लोगों को जोड़ा है। नेताजी दिवंगत होने के 2 से 2.5 साल पहले से पार्टी के अंदर रह करके बैठ करके सारे कार्यकर्ताओं को एक साथ सजोया करते थे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए। ये शायद आपने नहीं देखा है। वो माननीय नेताजी हैं, उनकी तुलना नहीं कर पाएंगे। आखिर विवश होकर के भारतीय जनता पार्टी को या मोदी सरकार को उन्हें सर्वोच्च सम्मान दूसरे नंबर का देना पड़ा है, तो ये आपको समझना पड़ेगा। वो नेताजी हैं ना जो लोकसभा में उन्होंने कहा था कि मैं चाहता हूं कि मोदी जी आपकी सरकार फिर से लौटे। लेकिन ये बताइए, आपने कांग्रेस की तो तारीफ कर दी। कपिश जी जरा इधर देखिए। कपिश जी, आपने ये तो कह दिया, कपिश जी कांग्रेस पार्टी की तारीफ कर दी कि कांग्रेस पार्टी में, कपिश जी आप आवाज मिल पा रही है शायद आपको? कपिश जी मैं ये कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी की तारीफ तो आपने कर दी कपिश जी, लेकिन ये बताइए कि उसमें लोकतांत्रिक प्रक्रिया से अध्यक्ष भी चुना जाता है। सीट कितनी दे रहे हैं आप लोग यूपी में कांग्रेस को? देखिए, पहली चीज ये कि अभी कोई चुनाव आसन्न नहीं है। हम लोग संगठनात्मक कार्य कर रहे हैं, बूथ की कमेटियों को तैयार कर रहे हैं। बूथ कमेटियां हमारे पास डबल हैं। आपने शायद देखा ही होगा कि SIR के समय में जिस तरीके से हमारे BLAs लगे थे, शायद किसी के पास हो। भारतीय जनता पार्टी के उतने नहीं है कार्यकर्ता जितने उत्तर प्रदेश में हमारे हैं। शायद इसी वजह से हम 37 सीट भी जीत के आए हैं और हमारे साथ कांग्रेस मिला के 43 सीट, जो 80 जीतने का दावा कर रहे थे, उनको 33 सीट पे समेट देने का काम उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने किया है। तो कुछ तो हस्ती होगी कि मिट्टी नहीं हमारी। लेकिन तो भाई बात इस चीज की है। लेकिन बीजेपी तो कह रही है, कांग्रेस पार्टी आपसे नाराज है। कांग्रेस पार्टी इसीलिए बहन जी के पास जाना चाहती है, बहन जी से साठगांठ करने की सुगबुगाहट है। कुछ दिन पहले आपने देखा ही होगा, बहन जी से मिलने के लिए नेता गए कांग्रेस पार्टी के, हालचाल के बहाने ही, लेकिन गए थे। बहन जी को तो हम सब लोग चाहते हैं कि वो इंडिया टीम के गठबंधन की हिस्सा बने। वो समाजवादी छतरी की भी हैं, लेकिन इस समय वो बेचारी भारतीय जनता पार्टी के दबाव में है। आपको भी मालूम है कि वो दबाव सार्वजनिक है। वो दबाव हट नहीं सकता जब तक भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है। तो उनकी व्यवस्था भी समाजवादी पार्टी समझती है, लेकिन किस दबाव में? हमेशा करते रहना चाहिए ताकि जनता को ये समझ में आ जाए कि कौन किसके साथ खड़ा है। कपिल जी, क्या दबाव है बहन जी पे? बताइए ना, खुल के बताइए ना। ईडी सीबीआई का डर है। जिस तरह से हेमंत बिस्वा शर्मा के ऊपर अटैक किया गया, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल के अंदर जो हमारी मुख्यमंत्री हैं, पहले उन पे 70,000 करोड़ का, इसी तरीके से जैसे अजीत पवार पे, उसी तरह से मायावती जी पे भी है 400 करोड़ के लगभग का मामला। उनको उनकी मजबूत। अनिल गर्ग जी, ठीक है। कपिल श्रीवास्तव जी, बहुत अच्छा तर्क दिया आपने। क्या बहन जी के ऊपर दबाव है अनिल गर्ग जी? कीर्तिमान जी, अभी कपिल श्रीवास्तव जी ने मुझे भाजपा का साथी करार दिया, ये तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि सुनिएगा, बैठ के सुनिएगा। जिसकी भी तरफदारी करूंगा उसका साथी माना जाऊंगा, और जिसको मैं आईना दिखाऊंगा उसका विरोधी माना जाऊंगा। और उस हिसाब से तो कपिल श्रीवास्तव जी समाजवादी पार्टी के विरोधी माने जाना चाहिए। आज ये खुद ही विरोधाभासी बात कर रहे हैं। मैं तो आपको एक प्रकरण याद दिलाता हूँ, जब परवेश यात्रा पे थे ना, तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसके अंदर छोटे मदनी साहब भी थे जमाते उनमें से। तो मुशर्रफ ने कहा कि ये तो बात सही है कि दोनों साइड से जो आतंकवादी घटनाएं होती है वो एक दूसरे के देश उसको सहयोग करते हैं। हाँ। तो मदनी साहब ने क्या कहा मालूम? मदनी साहब ने कहा कि दोनों साइड से होती कि नहीं होती नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन ये तो आपके बात से तय हो गया कि भारत में जो आतंकवादी घटना होती है उसमें पाकिस्तान का हाथ होता है। ये तो आपने स्वीकार कर लिया है सार्वजनिक मंच से जी। तो ऐसे ही कपिल श्रीवास्तव ने ये तो स्वीकार किया कि हमारे यहाँ होता है, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी में होता है। अब बीजेपी में होता है कि नहीं होता है तो बीजेपी वाले जाने, लेकिन उन्होंने ये तो स्वीकार कर लिया हमारे यहाँ होता है। एक बात। दूसरी बात ये बार बार कह रहे हैं कि पार्टी विद डिफरेंस, बात ठीक है। मुझे भी लगता है भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी नहीं है जिस पार्टी का ओरिजिन 1980 में हुआ था, जनसंघ का था। इसमें फर्क आया है। वो कह रहे हैं बीजेपी पार्टी विद डिफरेंस नहीं है, बीजेपी पार्टी विद डिफरेंस। मैं भी कह रहा हूँ जी, मैं भी कीर्तिमान जी उसी बात पे आ रहा हूँ। मैं भी इस बात को मानता हूँ और समझता हूँ कि शायद जनसंघ से शुरू हुई भारतीय जनता पार्टी, शायद उसकी बातचीत काम करने का तरीका वैसा नहीं रहा जैसे शुरू में था। अभी जो पार्टी नेतृत्व बदल रहा है तो उनके काम करने की शैली भी बदल रही है, उसमें नए लोग भी जुड़ रहे हैं। लेकिन मुझे बताइए, समाजवादी पार्टी क्या वो पार्टी है जो मुलायम सिंह जी ने बनाई थी? मुलायम सिंह जी ने तो ये पार्टी कांग्रेस के विरोध में बनाई थी।
इस समय जितनी कांग्रेस के साथ गलबैया कर रही है पार्टी, क्षेत्रीय पार्टियों, सारी वही पार्टियां जो कांग्रेस के विरोध में क्षेत्रीय पार्टी कपिल श्रीवास्तव जी का समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाजवादी पार्टी हो या दूसरी अनिल जी, और वो अभी कांग्रेस के साथ खड़ी है, तो वो भी तो अपनी विचारधारा के कपिल श्रीवास्तव जी सिंपल कह रहे हैं करके खड़ी है ना। साधारण तौर पर एक बात कपिल जी कह रहे हैं कि पार्टी विद डिफरेंस नहीं है बीजेपी। आज रीति नीति क्या हो गई है बीजेपी की, जो भ्रष्टाचार कर रहा है, हेमंता बिस्वा शर्मा से लेकर के तमाम नेता भ्रष्टाचार कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर के वॉशिंग मशीन में धुल जा रहे हैं, साफ हो जा रहे हैं। कीर्तिमान जी, मैंने भी कहा कि मैं भी ये मानता हूं कि जनसंघ से शुरू होकर जो भारतीय जनता पार्टी 1980 में बनी थी, उसके कार्य करने का तरीका उस समय का और आपके कार्य करने के तरीके में फर्क है, ये सबको महसूस होता है। कबीर जी कह रहे ठीक है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं ये भारतीय जनता पार्टी की तो अंदरूनी बातों को बता रहे हैं कि ऐसा है ऐसा है। समाजवादी पार्टी क्या कर रही है? समाजवादी पार्टी कांग्रेस के अत्याचार, कांग्रेस के विरोध के अंदर लोहियावादी विचारधारा के कारण समाजवाद को लेकर खड़ी हुई थी। अब ये कांग्रेस के साथ गलबैया दोस्ती गले में हाथ डाल के क्यों खड़ी है? ये इसने नहीं अपने साथ समझौता किया अपनी विचारधारा के साथ, ये उन विचारधाराओं के साथ क्यों खड़ी है जिसके विरोध के कारण इनका जन्म हुआ था, चाहे वो बसपा हो, चाहे समाजवादी पार्टी या कोई और क्षेत्रीय पार्टी हो। ये जो भारतीय जनता पार्टी से लड़के कोई नहीं पैदा हुआ, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के विरोध के कारण कोई नहीं पैदा हुआ, ये सारे के सारे कांग्रेसी विचारधारा के विरोध करने का कारण पैदा हुए थे और अब कांग्रेस के साथ ही गलबैया है, तो फर्क इनमें भी आया है ना। तो जैसी जैसी राजनीति जरूरत है वैसी भारतीय जनता पार्टी करती रही होगी, ऐसे ऐसे ये पार्टियां कर रही हैं। तो अपनी पार्टियों में तो कम से कम कमांड रखे। भारतीय जनता पार्टी में इनकी भी कमांड नहीं, हमारी भी नहीं, आपकी भी नहीं, लेकिन इनकी कमांड अपनी पार्टी में तो होनी चाहिए। ये कम से कम कांग्रेस की उस विचारधारा के समर्थन में कहां से आ गए? जब इमरजेंसी में जिनके खिलाफ जेल गए थे, जिनके खिलाफ पार्टी बनाई थी, पहले जनता दल बना, जनता दल यू बना, जनता दल के बाद इन्होंने समाजवादी पार्टी बनाई, ये सारी की सारी पार्टी और इन्होंने सरकार भी उनसे कांग्रेस से लड़के बनाई और उनका वोट बैंक भी वही था जो कांग्रेस का वोट बैंक था। यानी कुल मिलाकर सब कुछ इन्होंने कांग्रेस के खिलाफ लड़के हासिल किया और उसके हर गलबैया कर रहे हैं। कोई तो राजनीतिक मजबूरी इनकी भी नहीं होगी, तो इसका मतलब इनकी विचारधारा भी कोई ना कोई डायल्यूट तो हुई होगी। कपिल श्रीवास्तव जी बोलिए, जवाब दीजिए। देखिए, बहुत सीधी सी बात है कि हम कांग्रेस की विचारधारा के विरुद्ध ही लड़ते थे। उस समय तो भारतीय जनता पार्टी भी हमारे साथ थी, लेकिन उस समय वो सांप्रदायिक नहीं थी, बाद में ये सांप्रदायिक हो गई। हमें तो ये देखना है कि कौन व्यक्ति तुष्टीकरण की नीति में कौन सांप्रदायिकता के जहर बो रहा है, हमको तो उसके अगेंस्ट होना है। जिस समय भारतीय जनता पार्टी ने अपने अंदर एक हिंदुत्व का एजेंडा, फेक हिंदुत्व का एजेंडा अपनाया और लड़ाने की कोशिश की, तो निश्चित रूप से सांप्रदायिक दल के साथ तो हम कभी साथ नहीं आ सकते। इसीलिए समाजवादी पार्टी का इनसे अलगाव है और इसी सांप्रदायिकता को रोकने के लिए, क्योंकि भारत में सांप्रदायिकता की शक्ति अगर नहीं रोकी गई और ये सबको मिलकर के रोकनी पड़ेगी, इसमें कहीं दो राय नहीं है। तो सारे लोग मिलकर के सांप्रदायिक शक्ति के विरुद्ध लड़ रहे हैं, तो वहां विचारधारा एक हो गई। कांग्रेस वो कांग्रेस नहीं है जिसने आपातकाल लागू किया था। कांग्रेस में भी बहुत डायलोशन है, लेकिन वो आज पीडीए की बात कर रहे हैं। आज अगर वो आज वो हमारी एजेंडे को लेकर चल रहे हैं। आप सांप्रदायिकता का आरोप लगा रहे हैं कपिल जी, आप लोग भी तो एमवाई समीकरण खेलते हैं। बिल्कुल नहीं। एम अगर एम कौन है और वाई कौन है? माई मतलब सभी है, एम वाई मतलब माई माने सभी। और मैं दूसरी बात इसके बाद भी कह रहा हूं, अगर वाई में केवल आप यादव देखना चाहते हैं तो ये आपका मन। क्या 4 बार उत्तर प्रदेश में जो सरकार बनाए हैं वो कोई और मुस्लिम और यादव वोट से बनाई जा सकती है? कैन इट इज पॉसिबल? और अगर ये पॉसिबल है तब तो हमको कोई हटा ही नहीं सकता है। तो ये हास्यास्पद प्रश्न ही बिहार है। और क्या यादव को आपने हिंदू मारना छोड़ दिया है? दलितों को आपने हिंदू मानना छोड़ दिया है? पिछड़ों को आपने हिंदू मानना छोड़ दिया है? अनिल जी बहुत तेज से हंस रहे हैं। अनिल जी, मैं कपिल जी की बात सुन के इसलिए हंस रहा हूँ मैं कपिल जी की बात सुन के इसलिए हंस रहा हूँ कि 1980 में जब भारतीय जनता पार्टी बनी और उससे पहले जब जनसंघ बना, उनके 3 बड़े प्रमुख मुद्दे होते थे साहब। पहला मुद्दा था देश से धारा 370 हटाएंगे। जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसके लिए आंदोलन किया, इसके लिए जेल गए, उसके लिए उनकी जान गई। तो ये तो आपने पैदा होने से ही लेके इसमें थे कि धारा 370 हटाएंगे। राम जन्मभूमि मंदिर बनना चाहिए, इसके भी पक्ष में थे। अभी जो तीसरा है जो अभी तक हुआ नहीं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बनना चाहिए, इसके भी पक्ष में थे। ये तो अपने पैदा होते ही अपने संविधान में लिख के लाए थे, लेकिन उसका तो आपको सूट कर रहा था कि कांग्रेस ताकतवर थी। आप सारी कमजोर पार्टियां मिलकर कांग्रेस से लड़ रही थी, आपकी बीजेपी का।
जब बीजेपी ताकतवर हो गई तो आपको लगता था कांग्रेस तो मर गई है, इसके साथ इसका क्या करना। अब ये हास्यास्पद स्थिति है, ये हास्यास्पद स्थिति की बात आप कर रहे हैं। आप मुझे ये बताइए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जिस चीज के लिए जान दी थी, जब आप और पीडीपी मिलकर के सरकार चला रहे थे तो आपने ठंडे बस्ते में डाल दिया था कि नहीं डाल दिया था? आपसे बड़ा स्वार्थी कौन है? आप कांग्रेस से कहते हैं कि इनको विरोध करना चाहिए, और आप कांग्रेस के सारे बड़े नेताओं को अपने साथ लेकर के उनको मुख्यमंत्री बनाए हुए हैं, आप उनको वित्त मंत्री बनाए हुए हैं, आप उनको तमाम सीटें दिए हुए हैं, आप आदरणीय बनाए हुए हैं। तो आप तो बड़े अच्छे हैं, क्योंकि आप तो अपने वॉशिंग मशीन में लेकर के सबको साफ कर दे रहे हैं। अरे हास्यास्पद स्थिति ये है कि जिन पर आपने ईडी और सीबीआई लगाई, ऐसे भ्रष्टाचारियों को आपने अपना नेता बनाया है, ऐसे लोगों के खिलाफ आपने कार्रवाइयां ठंडे बस्ते में डाल दी और उनको आप मुख्यमंत्री पद से नवाज रहे हैं। आपके पास मजबूरी है कि आपके अपने कैडर का आदमी इस योग्य नहीं है कि उसको आप मुख्यमंत्री बना सके। हास्यास्पद स्थिति है, डूब मरने की स्थिति है, जो 100 साल तक जो है संघर्ष करने के बाद आरएसएस अपना मुख्यमंत्री ना दे पाए, चुल्लू भर पानी में लेकर के डूब मरना चाहिए। और दूसरी बात आपको कह दें कि जब भारतीय जनता पार्टी इन तीनों को लेकर के चली थी तो राम मंदिर एक ऐसा मुद्दा नहीं था जिसको आप कहें कि तुष्टीकरण और हिंदुत्व की बात थी, ये बिल्कुल नहीं थी। 1947 से वो मंदिर मुद्दा तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर विचाराधीन था और स्टे था। आप उस समय ये नहीं कहते थे कि हम लड़ाई लड़ेंगे, हम मंदिर गिरा देंगे। ये कब बात हुई? जब बात हुई तभी से आपसे दूरियां भी हुई, उससे पहले आपसे कोई दूरी नहीं थी। आप एक विचारधारा और एक नीति की लड़ाई लड़ रहे थे, उसके बाद आप सांप्रदायिकता का जहर घोल रहे थे। जब आप सांप्रदायिकता का जहर घोले तो समाजवादी पार्टी ने आपको दरकिनार किया। और यही स्थिति है कि हमको एक तरफ कुआं देखना है, दूसरे तरफ खाई देखना है। खाई में गिरने वाला बचता नहीं है, कुएं के अंदर गिरने वाला बांस लगा के गांव वाले निकाल लेते हैं। तो समाजवादी पार्टी ने यह डिसाइड किया कि इस जहर का काट यही हो सकता है कि इस जहर को ही हटाया जाए। भारत के अंदर अगर किसी ने गद्दारी का काम किया तो वो हमेशा से भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ के लोग रहे हैं, जिन्होंने आजादी का विरोध किया, नाखून नहीं कटवाया, अंग्रेजों के पिट्ठू बने रहे, 60 रुपए पेंशन उठाते रहे, मुखबिरी करके लोगों को फांसी पे चढ़ाते रहे। अटल बिहारी जी ने अटल जी ने बाकायदा गवाही दे करके लोगों को 3 साल से ज्यादा की कैद की। वो ललित देव वाजपेयी लखनऊ के रहने वाले, बाकायदा 3 साल उनको वो हुआ, लेकिन भारत रत्न पाए, भारत रत्न हो गए, जिन्होंने अंग्रेजों के पक्ष में गवाही दे करके अपने ही स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के खिलाफ जो है उनको सजा कराने का काम किया। एक दिन ऐसा भी परिवर्तन आया और उन्होंने क्या अड़ लिया? मैं उस समय छोटा था, उस समय वो छोटे थे जब गवाही लिखे जा रहे थे, उनको प्रकृति नहीं मालूम थी, उनको लॉ नहीं मालूम था कि किस समय की गवाही साक्ष्य में मानी जाती है, मकबूल होती है कि नहीं होती है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये पेंशन उठाएंगे, ये माफीनामा अंग्रेजों से मानेंगे, ये आरएसएस के हाफ पैंट अंग्रेजों से ले लेंगे, काली टोपी पहन के घूमेंगे, जमींदारी उन्मूलन के विरुद्ध खड़े होंगे। जवाब ले लेते देखिए ना इनकी जड़ें कहां पर है। अनिल जी के पास जवाब लेते हैं। अनिल जी, यानी कि कुल मिलाकर के लब्बो-लुआब जो मैं कपिल जी ने कहा उसका बता दूं कि मंडल कमंडल की राजनीति जहां से शुरू हुई वहीं से इनकी विचारधारा अलग हो गई, जनसंघ से, बीजेपी से अलग हो गए। बीजेपी की बात तो बीजेपी के लोग कहेंगे, लेकिन मैंने कहा आप बीजेपी के ही हैं भाई, आप बीजेपी से अलग थोड़ी ना है। मैं जानता हूं कि आप बीजेपी नहीं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनकी निष्पक्षता है, ऐसे नहीं, राजनीतिक विश्लेषक नहीं है। मैं गारंटी करता हूं आपके दर्शकों को। नहीं, चलो आप ऐसा करो, राजनीतिक विश्लेषक है, उनको राजनीतिक विश्लेषक की रखा जाए। आप लगा के बैठो, जो हमको कहना वो हम कहेंगे। अच्छा, जवाब तो लीजिए, बिल्कुल आपको आजादी है, आप ऐसा करो, जवाब दीजिए, बस आप जवाब दीजिए, निष्पक्ष आपको कोई नहीं मानेगा। कपिल जी कह रहे हैं कि कुछ बात नहीं है, अस्थि मिट्टी नहीं हमारी। अनिल जी, आप नितिन नवीन जी के पास पहले ही से हो, आप उसमें तो पहले ही से हो, भाजपा नेता का टैग लेके बैठे हो। अनिल जी, एक छोटी सी प्रतिक्रिया बहुत जल्दी, उसके बाद हम कार्यक्रम की समाप्ति करें। अपनी जानकारी को दुरुस्त कर लो। मैंने आज तक
आज तक के इतिहास में अभी जल्दी तक से किसी जल्दी से डिबेट अनिल में जी भी आपको सुन नहीं रहा गया। होगा ना, वो जान वो- रहा है कि आप भारतीय जनता पार्टी नहीं, पर्सनल वो है नहीं, क्योंकि व्यक्तिगत मैं आईना दिखाता हूँ, आईने व्यक्तिगत में नहीं, आपको सूरत आप अच्छी आईना मिल रही है। नहीं, व्यक्तिगत आईना तो तो आप तो अपनी सरकार आपको को अच्छी दिखा नहीं नहीं पा लगती रहे तो हैं। मैं क्या करूँ? आज मेरे सरकार को आईना अपने दिखा विचार है, मैं आपके कहने से विचार नहीं आपके बदलूंगा। विचार हैं तो चलिए ठीक है, हमारे पास समय कमी है, हमारे पास समय कमी है। कपिल श्रीवास्तव जी आपका, अनिल गर्ग जी आपका, दोनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया। राजनीतिक टिप्पणी अलग है, व्यक्तिगत टिप्पणी अलग है। राजनीतिक टिप्पणी में व्यक्तिगत शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, व्यक्तिगत न जाए। सभी मेहमानों से ये गुजारिश है कि राष्ट्रीय टेलीविजन पर बैठ करके जनता आपको सुनती है, आप अपने पार्टी के पक्ष रखिए, लेकिन व्यक्तिगत ना जाइए प्लीज। चलो, दोनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया करेंगे। लेकिन देखिए, बीजेपी संगठन में इस बदलाव की सुगबुगाहट जो है 27 की सत्ता की तरफ, क्या बीजेपी नई पिच बना रही है क्या? आज की चर्चा इसी पर थी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी है। खबरों की दुनिया में भारत अपडेट न्यूज चैनल की धमाकेदार एंट्री। आपका अपना चैनल भारत अपडेट अब आप देख सकते हैं टाटा प्ले के चैनल नंबर 574 और जियो टीवी के चैनल नंबर 2070 पर 24 घंटे 7 दिन। सनातन आस्था के 4 धामों, अनेक शक्तिपीठों और पर्वतराज हिमालय की पुण्य भूमि उत्तराखंड, जहां आस्था हिमालय की वादियों में गूंजती है, जहां प्रकृति और अध्यात्म एक साथ साकार होते हैं और जहां हर यात्रा दिव्यता, अनुभूति और आत्मिक शांति का अद्भुत संगम बन जाती है। इसी दिव्यता का प्रतीक है 4 धाम यात्रा। आज जब लाखों श्रद्धालु इस पावन यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं, तब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु से 5 आग्रह किए हैं। पहला आग्रह है स्वच्छता का। तीर्थयात्री पवित्र धामों और नदियों को स्वच्छ बनाए रखते हुए यात्रा को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त रखने में सहयोग दें। इसी तरह दूसरा आग्रह है प्रकृति और पर्यावरण संरक्षण का, जिसमें सभी श्रद्धालुओं से एक पेड़ माँ के नाम अभियान में सहभागी बनने की अपील की गई है। तीसरा आग्रह एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के अनुसार अपने सहयात्रियों की सहायता करें। चौथा आग्रह अनुशासन और मर्यादा का। यात्रा सुरक्षित रहे, इसके लिए यातायात नियमों का पालन करें। पांचवा आग्रह वोकल फॉर लोकल, यानी तीर्थयात्री जब उत्तराखंड आएं तो यहाँ के मेहनतकश हाथों से तैयार स्थानीय उत्पादों को जरूर खरीदें। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी भी इकोलॉजी और इकोनॉमी में संतुलन बनाए रखते हुए विकसित भारत में विकसित उत्तराखंड के लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। इसी क्रम में 4 धाम यात्रा को और अधिक सुरक्षित और सुव्यवस्थित किया गया है। यात्रियों से अनुरोध है कि यात्रा पर निकलने से पहले रजिस्ट्रेशन एंड टूरिस्ट केयर .uk.gov.in पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अवश्य करें। तो आइए आप भी देवभूमि की पवित्रता और प्राकृतिक सुंदरता की रक्षा का संकल्प लें, ताकि ये यात्रा आस्था के साथ साथ संकल्प की भी यात्रा बने। समाचार जगत में सफलता सिर्फ खबरों से नहीं, बल्कि मजबूत संचालन और दूरदर्शी नेतृत्व से बनती है। दामिनी महौर भारत अपडेट की डायरेक्टर न्यूज ऑपरेशंस, जो हर दिन चैनल की रफ्तार को नई दिशा देती हैं। न्यूज ऑपरेशंस की हर बारीकी पर उनकी गहरी पकड़ और निर्णयों में उनकी सटीकता भारत अपडेट को विश्वसनीयता की नई ऊंचाइयों तक ले जा रही हैं। समन्वय, अनुशासन और नेतृत्व, इन तीनों का अद्भुत संगम है दामिनी महौर। उनकी कार्यशैली सिर्फ प्रबंधन नहीं, बल्कि पूरी टीम के लिए प्रेरणा है। आज भारत अपडेट की सफलता में उनकी मेहनत, दूरदृष्टि और समर्पण की मजबूत छाप है। दामिनी महौर एक ऐसा नेतृत्व जो खबरों को सिर्फ संचालित नहीं, बल्कि उन्हें प्रभावशाली पहचान देता है। IIMT University, transforming education system, transforming lives. O Pocket, Ganganagar, Mawana Road, Meerut. खबर अब सिर्फ स्टूडियो तक सीमित नहीं होगी। खबर अब शहर, हर गली और हर जमीन से होगी। अब देश देखेगा सबसे तेज, सबसे बड़ा नेटवर्क, दिल्ली से लेकर पूर्वांचल तक।
पश्चिमी यूपी से लेकर पहाड़ों तक, हर खबर अब सीधे ग्राउंड जीरो से। मैं लखनऊ से शिव कृपाल।